क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदर्श समाज कैसा होता है? एक ऐसी दुनिया जहां सब खुश हों, न्याय हो और हर कोई अपनी सही जगह पर हो। क्या ऐसा सच में मुमकिन है या ये सिर्फ एक सपना है? आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने हजारों सालों से इंसानी सोच को झकझोर कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान दार्शनिक प्लेटो की अमर कृति द रिपब्लिक की। दोस्तों, प्लेटो कोई मामूली नाम नहीं है। आज से लगभग 2500 साल पहले एथेंस की धरती पर जन्मे इस विचारक ने ऐसे सवाल उठाए, ऐसे विचार दिए जो आज भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितने तब थे। द रिपब्लिक उनकी सबसे मशहूर किताबों में से एक है और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा विश्वविद्यालय है। इसमें न्याय, नैतिकता, राजनीति, शिक्षा, आत्मा और एक आदर्श समाज की संरचना पर इतनी गहराई से बात की गई है कि अध्ययन करके दिमाग की नसें खुल जाती हैं। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये ऑडियो बुक काफी लंबी होने वाली है, क्योंकि प्लेटो के विचारों को समझने के लिए हमें गहराई में उतरना ही होगा। तो मेरा सुझाव है कि आप इस वीडियो को कहीं शेयर कर लें या सेव कर लें, ताकि आप इसे आराम से बीच बीच में अवकाश लेकर सुन सकें। इसे एक मैराथन की तरह समझिए, जहां हर चरण पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ऐसा जो शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया ही परिवर्तित कर दे। इस ऑडियो बुक में हम द रिपब्लिक के 10 सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों या विचारों पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्लेटो जैसे महान दार्शनिक की बातों को एकदम सरल अपनी भाषा में समझ सकें, जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त को समझाता है। हम देखेंगे कि उनके ये विचार आज की भागम भाग भरी जिंदगी में हमारे किस काम आ सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? अगर हाँ, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम ज्ञान और दर्शन की एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं प्लेटो के द रिपब्लिक की इस अद्भुत यात्रा को ऑडियो बुक लेजेंड्स पर। अध्याय नंबर 1, न्याय क्या है? एक बहस की शुरुआत। तो दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है एक शाम से। प्लेटो के गुरु सुकरात अपने कुछ दोस्तों के साथ एक घर में मेहमान बनकर गए हैं। वहां बातें शुरू होती हैं और धीरे धीरे चर्चा का विषय घूम फिरकर एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उलझे हुए सवाल पर आ टिकता है। न्याय क्या है? व्हाट इज जस्टिस? सुनने में कितना आसान सा सवाल लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए, इस एक सवाल के इर्द गिर्द ही पूरी रिपब्लिक घूमती है। वहां मौजूद हर कोई अपनी अपनी समझ के हिसाब से न्याय को परिभाषित करने की कोशिश करता है। कोई कहता है कि सच बोलना और अपना कर्ज चुकाना ही न्याय है, तो कोई कहता है कि अपने दोस्तों का भला करना और दुश्मनों का बुरा करना न्याय है। बातें चल रही हैं, तर्क दिए जा रहे हैं और माहौल में एक बौद्धिक गर्मी सी पैदा हो गई है। तभी एंट्री होती है थ्रेसिमेकस नाम के एक सोफिस्ट की। सोफिस्ट उन दिनों के वो विचारक होते थे जो पैसे लेकर लोगों को भाषण कला और तर्क वितर्क सिखाते थे, और अक्सर उनकी बातें कुछ तीखी और दुनियादारी से भरी होती थी। थ्रेसिमेकस खास ही आत्मविश्वास और कुछ हद तक गुस्से में आकर कहता है, ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? न्याय व्याय कुछ नहीं होता। न्याय तो बस ताकतवर का हित है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सोचिए जरा, कितनी अहम बात कह दी उसने। उसका कहना था कि जो लोग सत्ता में होते हैं, जो ताकतवर होते हैं, वो अपने फायदे के लिए कानून बनाते हैं और उन्हीं कानूनों को न्याय का नाम दे देते हैं। आम जनता बस भेदों की तरह उन कानूनों को मानती रहती है, ये सोचकर कि वो न्याय का पालन कर रही है, जबकि असल में वो सिर्फ ताकतवर लोगों के स्वार्थों को पूरा कर रही होती है। थ्रेसिमेकस की इस बात ने तो जैसे पूरी महफिल में एक भूचाल ला दिया। सुकरात, जो अपनी विनम्रता और सवाल पूछने की कला के लिए जाने जाते थे, वो भला चुप कैसे रहते? उन्होंने थ्रेसिमेकस से सवाल करना शुरू किया। सुकरात कहते हैं, अच्छा थ्रेसिमेकस, मान लिया कि शासक अपने हित में कानून बनाते हैं, लेकिन क्या शासक कभी गलती नहीं कर सकते? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई ऐसा कानून बना दें जो असल में उनके अपने ही हित के खिलाफ हो? अब थ्रेसिमेकस जरा सा फंस गया। अगर वो कहता कि हाँ, शासक गलती कर सकते हैं, तो फिर न्याय हमेशा ताकतवर का हित कैसे हुआ? और अगर वो कहता कि नहीं, सच्चे शासक कभी गलती नहीं करते, तो ये बात भी हजम करना मुश्किल था। सुकरात धीरे धीरे अपने सवालों के जाल से थ्रेसिमेकस को घेरते हैं। वो कहते हैं कि हर कला या हुनर का मकसद उस चीज का भला करना होता है जिस पर वो कला लागू होती है, न कि खुद कलाकार का।
जैसे एक डॉक्टर अपनी कला का इस्तेमाल मरीज को ठीक करने के लिए करता है, न कि सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, न कि सिर्फ उन्हें मारकर खाने के लिए। तो इसी तरह एक अच्छा शासक भी अपनी प्रजा का भला सोचेगा, न कि सिर्फ अपना। उसका हित प्रजा के हित में ही छिपा होगा। अगर शासक सिर्फ अपने फायदे की सोचेगा, तो वो शासक नहीं, बल्कि एक व्यापारी या पैसा कमाने वाला बन जाएगा। सुकरात की इन बातों से थ्रेसिमेकस निरुत्तर तो हो जाता है, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। वो कहता है कि अन्याय करना न्याय करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। एक अन्यायी आदमी ज्यादा खुश रहता है, ज्यादा मजे करता है, जबकि न्याय पर चलने वाला इंसान हमेशा घाटे में रहता है। वो मिसाल देता है एक विशाल तानाशाह की, जो चाहे जितने जुल्म करे, लेकिन दुनिया की नजर में महान कहलाता है, और एक छोटे मोटे चोर की, जो थामा जाए तो बदनाम हो जाता है। यह बहस बहुत दिलचस्प मोड़ ले लेती है। थ्रेसिमेकस का तर्क है कि जो लोग न्याय की तारीफ करते हैं, वे इसलिए नहीं करते कि वे अन्याय से नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भय होता है कि कहीं उनके साथ अन्याय न हो जाए। यह एक बहुत ही नकारात्मक सच्चाई की ओर इशारा करता है। क्या आपको नहीं लगता, हम कितने ही बार देखते हैं कि लोग खास खास नैतिक बातें करते हैं, लेकिन मौका मिलते ही खुद अन्याय करने से नहीं चूकते। सुकरात इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि न्याय सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि यह आत्मा का एक गुण है, एक अंदरूनी संतुलन है जो इंसान को सच्चा सुख देता है। वो कहते हैं कि एक अन्यायी व्यक्ति चाहे बाहर से कितना भी सुखी क्यों ना दिखे, अंदर से वो हमेशा बेचैन और दुखी रहता है, क्योंकि उसकी आत्मा में कोई तालमेल नहीं होता। उसकी इच्छाएं और विवेक आपस में संघर्ष करते रहते हैं। सोचिए, ये बातें आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। हम रोज अखबारों में अध्ययन करते हैं, टीवी पर देखते हैं कि कैसे खास खास लोग, जिनके पास धन दौलत शोहरत सब कुछ है, वो भ्रष्टाचार और अन्याय के कामों में लिप्त पाए जाते हैं। क्या वे सच में खुश होंगे, या उनके मन में हमेशा एक भय, एक बेचैनी बनी रहती होगी? प्लेटो सुकरात के माध्यम से यही सवाल उठा रहे हैं। वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि न्याय का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ समाज के बनाए कुछ नियम हैं, या इसका संबंध हमारी आत्मा की सेहत से है? क्या अन्याय करके तात्कालिक फायदा उठा लेना ज्यादा बेहतर है, या न्याय के रास्ते पर चलकर स्थायी शांति और सुख पाना? इस पहले अध्याय में प्लेटो ने बस भूमिका बांधी है। उन्होंने हमें उस खास बहस के दरवाजे पर लाकर उपस्थित कर दिया है, जो अगले कई अध्यायों तक चलने वाली है। थ्रेसिमेकस की बातें हमें चौंकाती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कहीं वो सच तो नहीं कह रहा। क्या वाकई दुनिया ऐसे ही चलती है? क्या न्याय सच में कमजोरों का हथियार और ताकतवरों का खिलौना मात्र है? सुकरात इन सभी तर्कों का जवाब देने का बीधा उठाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि न्याय को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि एक न्यायपूर्ण व्यक्ति कैसा होता है, और उससे भी पहले ये कि एक न्यायपूर्ण समाज या राज्य कैसा होता है। क्योंकि जैसे एक विशाल तस्वीर में छोटी छोटी चीजें ज्यादा साफ नजर आती हैं, वैसे ही न्याय को एक व्यक्ति के स्तर पर समझने से पहले राज्य के स्तर पर समझना ज्यादा आसान होगा। और यहीं से शुरू होती है एक आदर्श राज्य की खोज, एक ऐसी कल्पना जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि सुकरात और उनके साथी मिलकर एक आदर्श राज्य का कैसा सपना बुनते हैं? और क्या वो थ्रेसिमेकस को गलत साबित कर पाएंगे कि न्याय ही अन्याय से बेहतर है? इन सवालों के जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेंगे, जहां प्लेटो हमें एक ऐसे सफर पर ले जाएंगे जहां हम देखेंगे कि कैसे एक समाज बनता है और उसमें न्याय की क्या जगह होती है। तो बने रहिए, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है और आगे बहुत कुछ ऐसा आने वाला है जो आपके होश उड़ा देगा। क्या सच में एक ऐसा राज्य बन सकता है जहां हर कोई खुश हो और न्याय का बोलबाला हो, या ये सिर्फ एक यूटोपिया, एक कल्पना ही बनकर रह जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ऑडियो बुक लेजेंड्स। अध्याय नंबर 2, आदर्श राज्य की नींव और ग्याजेस की अंगूठी का रहस्य। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे सुकरात और थ्रेसिमेकस के बीच न्याय को लेकर एक जोरदार बहस छिड़ती है। थ्रेसिमेकस का मानना था कि न्याय ताकतवर का हित है और अन्याय करना ज्यादा फायदेमंद है। सुकरात इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्हें यह साबित करना था कि न्याय अपने आप में एक अच्छी चीज है, चाहे उसका कोई फायदा हो या ना हो। अब इस बात को साबित करने के लिए सुकरात एक विशाल कैनवास तैयार करते हैं। वो कहते हैं कि न्याय को एक व्यक्ति के अंदर खोजना मुश्किल हो सकता है, जैसे छोटी लिखावट को अध्ययन करना मुश्किल होता है,
लेकिन अगर हम उसी लिखावट को खास अक्षरों में देखें, यानी एक पूरे राज्य के स्तर पर न्याय को समझने की कोशिश करें, तो शायद बात ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए। और यहीं से शुरू होती है एक आदर्श राज्य, एक आइडियल स्टेट की कल्पना। सुकरात कहते हैं कि कोई भी राज्य इसलिए बनता है क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप में पूरा नहीं होता। हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना होता है। सोचिए ना, आपको खाना चाहिए, वस्त्र चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। क्या आप ये सब अकेले पैदा कर सकते हैं? नहीं। किसान अनाज उगाता है, जुलाहा वस्त्र बुनता है, मिस्त्री घर बनाता है। तो सबसे पहले एक राज्य में ऐसे लोग होंगे जो बुनियादी जरूरतें पूरी करते हों, जैसे किसान, कारीगर, मजदूर। ये राज्य की पहली और सबसे जरूरी बुनियाद है। लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा? जैसे जैसे आबादी अधिक होगी, जरूरतें भी अधिक होंगी। हमें व्यापारी चाहिए होंगे जो सामान का लेन देन कर सकें, सैनिक चाहिए होंगे जो राज्य की रक्षा कर सकें, और हाँ, शासक भी चाहिए होंगे जो इन सब व्यवस्थाओं को ठीक से चला सकें। यहाँ पर प्लेटो के दो और किरदार, ग्लूकोन और एडिमेंट्स, जो प्लेटो के भाई भी थे, एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा उठाते हैं। ग्लूकोन कहता है, सुकरात, आप जिस सादे और जरूरी चीजों वाले राज्य की बात कर रहे हैं, वो तो सुअरों का शहर जैसा लगता है। क्या इंसान सिर्फ पेट भरने के लिए जीता है? उसे आराम, मनोरंजन, कला और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। तब सुकरात कहते हैं कि हाँ, अगर हम एक ज्यादा विकसित और विलासितापूर्ण राज्य की बात करें, तो उसमें और भी कई तरह के लोग आ जाएंगे, कवि, कलाकार, संगीतकार, बावर्ची और न जाने कौन कौन। लेकिन जैसे जैसे राज्य विशाल और जटिल होता जाएगा, उसमें समस्याएं भी अधिक होंगी। ज्यादा जमीन की जरूरत होगी, पड़ोसी राज्यों से झगड़े हो सकते हैं, और राज्य के अंदर भी व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। यहीं पर जरूरत होती है एक खास वर्ग की, गार्डियंस या रक्षकों की। ये वो लोग होंगे जिनका काम होगा राज्य की बाहरी दुश्मनों और अंदरूनी खतरों से रक्षा करना। अब यहाँ ग्लूकोन एक बहुत ही मशहूर कहानी सुनाता है, ग्याजेस की अंगूठी की कहानी। ये कहानी खास मजेदार है और एक गहरा सवाल भी उपस्थित करती है। कहानी कुछ यूं है कि ग्याजेस नाम का एक चरवाहा था। एक दिन भूकंप आता है, जमीन फट जाती है और ग्याजेस को एक गुफा दिखती है। वो गुफा में जाता है तो उसे एक घोड़े का कंकाल मिलता है, जिसकी उंगली में एक सोने की अंगूठी होती है। ग्याजेस वो अंगूठी पहन लेता है। बाद में जब वो दूसरे चरवाहों के साथ बैठा होता है, तो वो अनजाने में अंगूठी का नग अपनी हथेली की तरफ घुमा देता है और अचानक वो गायब हो जाता है। उसे एहसास होता है कि इस अंगूठी में गायब होने की शक्ति है। अब सोचिए, अगर आपके हाथ ऐसी कोई अंगूठी लग जाए जिससे आप जब चाहें गायब हो सकें और कोई आपको देख ना पाए, तो आप क्या करेंगे? ग्याजेस इस शक्ति का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करता है। वो रानी को अपनी तरफ मिलाता है, राजा की हत्या करता है और खुद राजा बन बैठता है। ग्लूकोन ये कहानी सुनाकर सुकरात से पूछता है कि अगर किसी न्यायप्रिय इंसान को भी ऐसी अंगूठी मिल जाए, तो क्या वो भी अन्याय नहीं करेगा? अगर उसे थामा जाने का, असम मिलने का या समाज में बदनाम होने का कोई भय न हो, तो क्या तब भी वो न्याय के रास्ते पर चलेगा? ग्लूकोन का मानना है कि कोई भी इंसान इतना महान साधु नहीं होता। अगर मौका मिले तो हर कोई अन्याय करेगा, क्योंकि अन्याय करने में फायदा ज्यादा है और न्याय पर चलना तो बस एक मजबूरी है, समाज के भय से या सजा के भय से। ये एक बहुत विशाल चैलेंज था सुकरात के लिए। अगर न्याय सिर्फ भय की वजह से है, तो फिर न्याय अपने आप में अच्छा कैसे हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर भय न हो तो हर कोई अन्यायी बन जाएगा। ये ग्याजेस की अंगूठी वाली बात आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस युग में, जहां लोग गुमनाम रहकर कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्या हम ग्याजेस की अंगूठी का एक आधुनिक रूप नहीं देख रहे? जब हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, तो हमारा व्यवहार कैसा होता है? क्या हम तब भी उतने ही नैतिक और जिम्मेदार रहते हैं? ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। प्लेटो इन सवालों के जरिए हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि सच्चा न्याय वो नहीं जो बाहर से थोपा जाए, बल्कि वो जो अंदर से आए। सुकरात इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि वो साबित करेंगे कि न्याय अपने आप में इतना अच्छा है कि अगर किसी के पास ग्याजेस की अंगूठी भी हो, तब भी वो न्याय का ही रास्ता चुनेगा, क्योंकि अन्याय करने वाला व्यक्ति कभी भी सच में खुश नहीं रह सकता। उसकी आत्मा हमेशा रोगी रहेगी। इस खास बात को साबित करने के लिए ही वो आदर्श राज्य की विस्तृत रूपरेखा तैयार करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि हमें ऐसे रक्षक, गार्डियंस तैयार करने होंगे जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं,
बल्कि बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी हों। उन्हें ऐसी शिक्षा देनी होगी कि वो राज्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हों और अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर सोच सकें। तो देखा आपने कैसे एक सादे से सवाल न्याय क्या है से बात एक आदर्श राज्य की कल्पना तक पहुंच गई, और फिर ग्याजेस की अंगूठी के रहस्य ने इस बहस को और भी गहरा बना दिया। प्लेटो हमें धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहां हमें समाज, नैतिकता और इंसान के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन सबसे विशाल सवाल अब ये है कि इन रक्षकों को, इन गार्डियंस को तैयार कैसे किया जाएगा? उन्हें ऐसी कौन सी शिक्षा दी जाएगी जिससे वो इतने महान बन सकें? क्या ऐसी कोई शिक्षा प्रणाली सच में हो सकती है? और क्या इस शिक्षा प्रणाली में कला, संगीत और कहानियों की भी कोई जगह होगी, या उन्हें भी खतरनाक मानकर बाहर कर दिया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेंगे, जब हम प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांतों की गहराइयों में उतरेंगे। ये सफर बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि प्लेटो के शिक्षा के विचार आज भी कई एजुकेशन सिस्टम्स के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, और कई बार विवाद का भी। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य के रक्षक कैसे तैयार होते थे, और क्या उनकी शिक्षा आज हमारे बच्चों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है? जानने के लिए बने रहिए ऑडियो बुक लेजेंड्स के साथ। अध्याय नंबर 3, रक्षकों की शिक्षा। क्या सच में कला और संगीत खतरनाक हो सकते हैं? पिछले अध्याय में हमने देखा कि प्लेटो के आदर्श राज्य की नींव रखी जा चुकी है, और सबसे महत्वपूर्ण वर्ग यानी गार्डियंस या रक्षकों की पहचान भी हो गई है। ये वो लोग हैं जिन पर पूरे राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी। लेकिन सवाल ये है कि इतने महत्वपूर्ण काम के लिए इन्हें तैयार कैसे किया जाएगा? इनकी शिक्षा कैसी होगी? प्लेटो इस पर बहुत विस्तार से बात करते हैं, और उनके विचार आज भी हमें चौंका सकते हैं और सोचने पर मजबूर भी कर सकते हैं। प्लेटो का मानना था कि रक्षकों की शिक्षा 2 मुख्य स्तंभों पर आधारित होनी चाहिए: जिम्नास्टिक्स, शारीरिक व्यायाम, और संगीत, जिसमें साहित्य और कला भी शामिल थी। जिम्नास्टिक्स शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए, ताकि वो युद्ध और दूसरी शारीरिक चुनौतियों का सामना कर सकें, और संगीत आत्मा को सुसंस्कृत और संतुलित बनाने के लिए। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन प्लेटो जब संगीत की बात करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ गाना बजाना नहीं था। इसमें कहानियां, कविताएं, नाटक, सब कुछ शामिल था। और यहीं पर प्लेटो एक बहुत ही विवादास्पद बात कहते हैं। वो कहते हैं कि रक्षकों को सुनाई जाने वाली कहानियों और कविताओं पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए, यानी एक तरह की सेंसरशिप। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, कहानियों और कविताओं से क्या खतरा हो सकता है? वो तो मनोरंजन और ज्ञान का साधन होती हैं। लेकिन प्लेटो का तर्क कुछ और था। उनका मानना था कि बच्चे जो कहानियां सुनते हैं वो उनके चरित्र पर गहरा असर करती हैं। अगर हम उन्हें ऐसी कहानियां सुनाएंगे जिनमें देवता और नायक अनैतिक काम करते हों, झूठ बोलते हों, धोखा देते हों या भयभीत हों, तो बच्चों के मन में भी वैसे ही विचार घर कर जाएंगे। वो सोचेंगे कि अगर भगवान और हीरो ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? इसलिए प्लेटो कहते हैं कि कवियों और कहानीकारों को ये निर्देश दिए जाने चाहिए कि वो सिर्फ ऐसी रचनाएं करें जो वीरता, साहस, संयम और न्याय जैसे गुणों को उन्नत करें। देवताओं को हमेशा अच्छा और सच्चा दिखाना चाहिए। मृत्यु के बाद की दुनिया, हेडिस को इतना भयानक नहीं दिखाना चाहिए कि सैनिक मौत से भयभीत होने लगे। नायकों को कभी भी फूट फूट कर रोते हुए या अनियंत्रित हंसी में डूबे हुए नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि रक्षकों को आत्म संयमी होना चाहिए। सोचिए जरा, प्लेटो, होमर जैसे महान कवियों की भी आलोचना करने से नहीं चूकते, क्योंकि उनकी कहानियों में देवता इंसानों की तरह ईर्ष्या, क्रोध और छल कपट करते दिखाए गए हैं। प्लेटो का कहना था कि ऐसी कहानियां युवाओं के मन में भ्रम पैदा करती हैं और उन्हें गुमराह कर सकती हैं। उनका मानना था कि कला का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण होना चाहिए। इसलिए राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कलाकारों द्वारा केवल वही सामग्री प्रस्तुत की जाए जो नागरिकों, विशेषकर भावी रक्षकों के नैतिक विकास में सहायक हों। ये विचार आज के समय में कितना प्रासंगिक है, जहां हम मीडिया और मनोरंजन से 24 घंटे घिरे रहते हैं। क्या आज हम अपने बच्चों को जो कहानियां, फिल्में या टीवी शो दिखा रहे हैं वो उनके चरित्र पर कैसा असर कर रही हैं? क्या उनमें हिंसा, लालच और दिखावे को महिमा मंडित तो नहीं किया जा रहा? प्लेटो के ये सवाल आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हालांकि प्लेटो की सेंसरशिप का विचार हमें जरा सा अटपटा लग सकता है, क्योंकि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिमायती हैं।
लेकिन उनके पीछे की चिंता को समझना भी जरूरी है कि कला और साहित्य का समाज पर, खासकर युवाओं पर गहरा प्रभाव होता है। सिर्फ कहानियों के कंटेंट पर ही नहीं, प्लेटो संगीत की धुनों और लय पर भी ध्यान देने की बात करते हैं। उनका मानना था कि कुछ खास तरह की धुनें, जैसे शोकपूर्ण या शिथिल करने वाली, आत्मा में कायरता और आलस्य पैदा करती हैं, जबकि कुछ दूसरी धुनें, जैसे वीर रस वाली या शांत, साहस और संयम को प्रेरित करती हैं। इसलिए राज्य में केवल उन्हीं संगीत शैलियों को अनुमति देनी चाहिए जो सकारात्मक गुणों को प्रोत्साहित करें। कितना गहरा विश्लेषण है! क्या आपने कभी सोचा था कि संगीत की धुनें भी हमारे चरित्र को इस तरह प्रभावित कर सकती हैं? शारीरिक शिक्षा यानी जिम्नास्टिक्स के बारे में प्लेटो कहते हैं कि इसका उद्देश्य सिर्फ शरीर को बलवान बनाना नहीं, बल्कि आत्मा के साहसी हिस्से को जगाना भी है। लेकिन इसमें भी संतुलन जरूरी है। अगर कोई सिर्फ जिम्नास्टिक्स पर ही ध्यान देगा और संगीत, कला, साहित्य को नजरअंदाज कर देगा, तो वो क्रूर और असभ्य बन सकता है। और अगर कोई सिर्फ संगीत में ही डूबा रहेगा और जिम्नास्टिक्स को त्याग देगा, तो वो बहुत ज्यादा नरम और कमजोर हो जाएगा। इसलिए एक अच्छे रक्षक के लिए इन दोनों का सही मिश्रण जरूरी है। एक मजबूत शरीर में एक सुसंस्कृत आत्मा। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का एक और महत्वपूर्ण पहलू था रक्षकों का जीवन। उनका मानना था कि रक्षकों के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि उनका अपना कोई परिवार भी नहीं होना चाहिए। ये सुनकर तो आप चौंक गए होंगे। प्लेटो का तर्क था कि अगर रक्षकों के पास अपनी जमीन जायदाद होगी, अपने बीवी बच्चे होंगे, तो वो उनके मोह में फंस सकते हैं और राज्य की सेवा से उनका ध्यान भटक सकता है। वो भ्रष्ट हो सकते हैं, अपने परिवार के लिए धन इकट्ठा करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए रक्षकों को एक समुदाय की तरह रहना चाहिए, साथ में खाना पीना, साथ में रहना, और पूरे राज्य को ही अपना परिवार समझना चाहिए। उनकी जरूरतें राज्य पूरी करेगा। ये विचार बहुत ही क्रांतिकारी और शायद अव्यावहारिक भी लग सकते हैं, लेकिन इसके पीछे प्लेटो की मंशा को समझिए। वो एक ऐसा शासक वर्ग तैयार करना चाहते थे जो पूरी तरह से निस्वार्थ हो, जो सिर्फ और सिर्फ राज्य के कल्याण के बारे में सोचे। क्या आज के नेताओं और प्रशासकों में हम ऐसे गुण देख पाते हैं, या अक्सर हम उन्हें अपने और अपने परिवार के हितों को साधते हुए ही पाते हैं? प्लेटो के ये कठोर नियम हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि सत्ता और निस्वार्थता का मेल कितना मुश्किल है। तो रक्षकों की शिक्षा एक बहुत ही कठिन और लंबी प्रक्रिया थी, जो बचपन से शुरू होकर कई सालों तक चलती थी। इसमें शारीरिक प्रशिक्षण, नैतिक शिक्षा, बौद्धिक विकास, सब कुछ शामिल था। और इस पूरी शिक्षा का उद्देश्य था ऐसे व्यक्ति तैयार करना जो न सिर्फ बहादुर और बुद्धिमान हों, बल्कि न्यायप्रिय और आत्मसंयमी भी हों। वो ऐसे लोग हों जो सोने चांदी के लालच से ऊपर उठकर राज्य की सेवा को ही अपना परम धर्म समझें। लेकिन क्या ऐसी शिक्षा प्रणाली सच में काम कर सकती है? क्या इंसानी भावनाओं और इच्छाओं को इस तरह नियंत्रित किया जा सकता है? और अगर रक्षकों के पास कोई निजी जीवन ही नहीं होगा, तो क्या वो सच में खुश रह पाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो प्लेटो के आदर्श राज्य पर हमेशा उठते रहे हैं। और एक और अहम सवाल, अगर रक्षक इतने शक्तिशाली और प्रशिक्षित होंगे, तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि वो खुद ही तानाशाह नहीं बन जाएंगे? कौन उन्हें नियंत्रित करेगा? इन सवालों के जवाब प्लेटो आगे के अध्यायों में देने की कोशिश करते हैं, जब वो आत्मा के हिस्सों और समाज के वर्गों के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक न्यायपूर्ण समाज में हर कोई अपनी सही जगह पर होता है और अपना सही काम करता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो रहस्य क्या है? आत्मा के वो कौन से 3 हिस्से हैं जो हमारे हर काम को नियंत्रित करते हैं, और कैसे वो समाज के 3 वर्गों से संबंधित हैं? और सबसे खास बात, इन सब के बीच न्याय कहाँ छिपा है? इन सब रहस्यों से पर्दा उठेगा अगले अध्याय में। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि प्लेटो की ये फिलोसॉफिकल थ्रिलर अभी और भी दिलचस्प होने वाली है। अध्याय नंबर 4, आत्मा के 3 हिस्से और समाज का संतुलन। पिछले अध्याय में हमने देखा कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य के रक्षकों को कितनी कठोर और अनुशासित शिक्षा देने की बात करते हैं। कहानियों पर सेंसरशिप, संगीत पर नियंत्रण, निजी संपत्ति और परिवार का त्याग, ये सब सुनकर हमें हैरानी भी हुई और कुछ सवाल भी मन में उठे। लेकिन प्लेटो ये सब क्यों कर रहे थे? उनका अंतिम लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना। और न्याय को समझने के लिए, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, प्लेटो पहले राज्य के स्तर पर न्याय को खोजते हैं
और फिर उसे व्यक्ति के स्तर पर लागू करते हैं। अब प्लेटो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे एक राज्य में अलग अलग वर्ग होते हैं और उनके अलग अलग काम होते हैं, वैसे ही इंसान की आत्मा या मन के भी 3 हिस्से होते हैं और उनके भी अपने अपने काम होते हैं। और जब ये तीनों हिस्से आपस में तालमेल से काम करते हैं, तभी व्यक्ति न्यायपूर्ण और सुखी होता है। और जब राज्य के तीनों वर्ग तालमेल से काम करते हैं, तभी राज्य न्यायपूर्ण और समृद्ध होता है। ये आत्मा राज्य समानता, सोल स्टेट एनालॉजी प्लेटो के दर्शन का एक केंद्रीय बिंदु है। तो आत्मा के वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं? पहला है विवेक या तर्क, रीजन। ये हमारी आत्मा का वो हिस्सा है जो सोचने, समझने, सीखने और सही गलत का फैसला करने का काम करता है। ये ज्ञान का प्रेमी होता है और हमें सच की ओर ले जाता है। दूसरा हिस्सा है मनोबल या उत्साह, स्पिरिट, करेज। ये हमारी आत्मा का वो योद्धा वाला हिस्सा है जो हमें महत्वाकांक्षी बनाता है, हमें सम्मान और यश दिलाना चाहता है। ये हमें गुस्सा भी दिलाता है जब हमारे साथ कुछ गलत होता है और हमें अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा भी देता है। और तीसरा हिस्सा है इच्छाएं या तृष्णाएं, एपेटाइट्स, डिजायर्स। ये हमारी आत्मा का वो हिस्सा है जो हमारी बुनियादी शारीरिक जरूरतों और सुखों से संबंधित होता है, जैसे भूख, प्यास, यौन इच्छा और धन दौलत या भौतिक वस्तुओं की चाहत। ये हिस्सा सबसे विशाल और सबसे ज्यादा उपद्रवी भी हो सकता है अगर इसे काबू में न रखा जाए। प्लेटो कहते हैं कि एक न्यायपूर्ण व्यक्ति वो है जिसकी आत्मा में ये तीनों हिस्से अपना अपना काम सही ढंग से करें और एक दूसरे के काम में दखल न दें। विवेक, रीजन को राजा की तरह मार्गदर्शक होना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। मनोबल, स्पिरिट को विवेक का सहयोगी होना चाहिए, एक सैनिक की तरह जो विवेक के आदेशों का पालन करे और इच्छाओं को नियंत्रण में रखने में मदद करे। और इच्छाओं, एपेटाइट्स को प्रजा की तरह विवेक और मनोबल के शासन को स्वीकार करना चाहिए। जब ऐसा होता है तो आत्मा में एक अद्भुत संतुलन, एक हार्मनी पैदा होती है और इसी संतुलन का नाम है न्याय। और यही संतुलन व्यक्ति को सच्चा सुख और मानसिक शांति देता है। सोचिए, अगर आपकी इच्छाएं आपके विवेक पर हावी हो जाएं तो क्या होगा? आप गलत काम करेंगे, अपनी सेहत खराब कर लेंगे और बाद में पछताएंगे। अगर आपका मनोबल गलत दिशा में चला जाए तो आप अभिमानी और जगतढालू बन सकते हैं। इसलिए विवेक का शासन सबसे जरूरी है। अब इसी तर्ज पर प्लेटो आदर्श राज्य के 3 वर्गों की बात करते हैं। पहला वर्ग है शासक, रूलर्स या दार्शनिक राजा, फिलोसोफर, किंग्स। ये वो लोग हैं जिनमें विवेक, रीजन सबसे प्रबल होता है। ये ज्ञानी होते हैं, निस्वार्थ होते हैं और पूरे राज्य का भला सोचते हैं। इनका काम है राज्य के लिए नीतियां बनाना और सही दिशा निर्देश देना। दूसरा वर्ग है सहायक, ऑक्सिलियरीज या सैनिक। ये वो लोग हैं जिनमें मनोबल, स्पिरिट सबसे प्रबल होता है। ये बहादुर होते हैं, अनुशासित होते हैं और शासकों के आदेशों का पालन करते हुए राज्य की रक्षा करते हैं। ये वही गार्डियंस हैं जिनकी शिक्षा की हमने पिछले अध्याय में बात की थी। और तीसरा वर्ग है उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, किसान, कारीगर, व्यापारी, मजदूर। ये वो लोग हैं जिनमें इच्छाएं, एपेटाइट्स प्रबल होती हैं, लेकिन ये इच्छाएं रचनात्मक कामों में लगी होती हैं, जैसे धन कमाना, वस्तुएं बनाना, व्यापार करना। इनका काम है राज्य की भौतिक जरूरतों को पूरा करना। प्लेटो कहते हैं कि एक राज्य में न्याय तब स्थापित होता है जब ये तीनों वर्ग अपना अपना निर्धारित काम करें और एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करें। शासक शासन करें, सैनिक रक्षा करें और उत्पादक उत्पादन करें। कोई भी वर्ग दूसरे वर्ग का काम करने की कोशिश न करे। जब हर कोई अपनी योग्यता और स्वभाव के अनुसार काम करता है तो पूरे समाज में एक व्यवस्था और संतुलन बना रहता है। और यही सामाजिक न्याय है। कितना सीधा और सरल सिद्धांत लगता है ना? हर कोई अपना काम करे और दूसरों के काम में टांग न अड्डाए। इस सिद्धांत से 4 प्रमुख सद्गुण, कार्डिनल वर्च्यूज भी संबंधित हैं। पहला है बुद्धिमत्ता, विजडम, जो शासक वर्ग का गुण है। दूसरा है साहस, करेज, जो सैनिक वर्ग का गुण है। तीसरा है संयम, टेम्परेंस, जो तीनों वर्गों में होना चाहिए, लेकिन खासकर उत्पादक वर्ग के लिए जरूरी है कि वो अपनी इच्छाओं को काबू में रखें और शासकों के नियंत्रण को स्वीकार करें। संयम का मतलब है एक तरह की सहमति कि शासन करने का अधिकार बुद्धिमानों को ही है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण है
न्याय, जस्टिस। न्याय इन तीनों सद्गुणों को एक साथ बनाए रखता है। न्याय ही वो सिद्धांत है जो यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई अपनी सही जगह पर है और अपना सही काम कर रहा है, जिससे पूरे समाज में हार्मनी बनी रहे। सोचिए, अगर उत्पादक वर्ग शासन करने की कोशिश करे या सैनिक वर्ग धन कमाने में लग जाए तो क्या होगा? पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी, समाज में अशांति और अन्याय फैल जाएगा। प्लेटो का यह विचार हमें आज के समाज के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या आज हमारे समाज में हर कोई अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार काम कर रहा है, या फिर हम अक्सर गलत नौकरियों में, गलत भूमिकाओं में फंसे रहते हैं, जिससे न तो हमें संतोष मिलता है और न ही समाज का भला होता है? क्या हमारे नेता सच में बुद्धिमान और निस्वार्थ हैं? क्या हमारे रक्षक सच में साहसी और अनुशासित हैं? और क्या हम सब एक नागरिक के तौर पर संयम और जिम्मेदारी का परिचय दे रहे हैं? प्लेटो का ये मॉडल हमें एक आदर्श व्यवस्था की तस्वीर दिखाता है, लेकिन इसके साथ कुछ मुश्किलें भी हैं। जैसे, ये कैसे तय होगा कि कौन सा व्यक्ति किस वर्ग में जाएगा? क्या ये जन्म से तय होगा या योग्यता से? प्लेटो कहते हैं कि ये योग्यता और शिक्षा से तय होना चाहिए, लेकिन क्या व्यवहार में ऐसा कर पाना आसान है? और क्या ये व्यवस्था बहुत ज्यादा स्थिर और अपरिवर्तनशील नहीं हो जाएगी, जिसमें व्यक्ति के विकास की ज्यादा गुंजाइश ना हो? कुछ आलोचक कहते हैं कि प्लेटो का यह मॉडल व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है और उसे राज्य की मशीन का एक पुर्जा मात्र बना देता है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद प्लेटो का ये आत्मा राज्य का सिद्धांत हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि व्यक्तिगत सुख और सामाजिक कल्याण आपस में संबंधित हैं। एक अच्छा इंसान ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है और एक अच्छा समाज ही इंसान को अच्छा बनने का मौका देता है। न्याय कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारे अंदर और हमारे समाज के अंदर एक संतुलन का नाम है। अब जब हमने ये समझ लिया है कि न्याय क्या है, यानी आत्मा के तीनों हिस्सों का और समाज के तीनों वर्गों का अपने अपने काम को सही ढंग से करना, तो सुकरात, ग्लूकोन और एडिमेंट्स की उस चुनौती का जवाब देने के करीब पहुंच रहे हैं कि न्याय अन्याय से बेहतर क्यों है। क्योंकि एक न्यायपूर्ण व्यक्ति की आत्मा संतुलित और स्वस्थ होती है, जबकि एक अन्यायी व्यक्ति की आत्मा में हमेशा कलह और अशांति रहती है, चाहे उसके पास कितनी भी दौलत या ताकत क्यों ना हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। प्लेटो ने शासक वर्ग के लिए दार्शनिक, राजा, फिलोसोफर, किंग शब्द का इस्तेमाल किया है। ये कौन होते हैं? क्या सच में दार्शनिकों को राजा बनना चाहिए या राजाओं को दार्शनिक? ये एक बहुत ही क्रांतिकारी और विवादास्पद विचार है, जिस पर प्लेटो अगले अध्याय में विस्तार से बात करेंगे। क्या एक ऐसा शासक जो सिर्फ ज्ञान और सत्य की खोज में लगा रहता है, वो व्यावहारिक रूप से एक राज्य को चला पाएगा? और आम जनता क्या ऐसे शासक को स्वीकार करेगी? इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले अध्याय में, जो प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का सबसे अहम और सबसे ज्यादा बहस का विषय रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम मिलने वाले हैं प्लेटो के फिलोसोफर किंग से। अध्याय नंबर 5, दार्शनिक राजा। क्या सच में बुद्धिमानों को राज करना चाहिए? दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने प्लेटो के आदर्श राज्य के 3 वर्गों और आत्मा के 3 हिस्सों के बीच के अद्भुत संतुलन को समझा, जिसे प्लेटो न्याय कहते हैं। शासक वर्ग जो विवेक का प्रतीक है, सैनिक वर्ग जो मनोबल का प्रतीक है, और उत्पादक वर्ग जो इच्छाओं का प्रतीक है। जब ये तीनों अपना अपना काम करते हैं तो राज्य में न्याय और हार्मनी बनी रहती है। अब सवाल उठता है कि इस शासक वर्ग का मुखिया कौन होगा? वो कौन होगा जो इतने विशाल राज्य को सही दिशा देगा? यहाँ प्लेटो एक ऐसा विचार प्रस्तुत करते हैं जो उनके समय में भी और आज भी बहुतों को हजम नहीं होता। वो कहते हैं कि राज्य का शासक कोई आम राजा या राजनेता नहीं, बल्कि एक दार्शनिक फिलोसोफर होना चाहिए। जी हाँ, दार्शनिक राजा या फिलोसोफर किंग। प्लेटो कहते हैं, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे या राजा और राजकुमार दर्शन की भावना और शक्ति से प्रेरित नहीं होंगे, और जब तक राजनीतिक महानता और बुद्धिमत्ता एक ही व्यक्ति में नहीं मिलेंगी, तब तक शहरों को अपनी बुराइयों से कभी आराम नहीं मिलेगा और न ही मानव जाति को। कितनी अहम बात कह दी। प्लेटो का मानना था कि जब तक सत्ता ज्ञानियों के हाथ में नहीं आएगी, तब तक दुनिया में अशांति और अन्याय बना रहेगा। लेकिन क्यों? एक दार्शनिक में ऐसी क्या खास बात होती है जो उसे सबसे अच्छा शासक बनाती है? प्लेटो के अनुसार एक सच्चा दार्शनिक वो होता है जो ज्ञान का प्रेमी होता है, जो सत्य को जानना चाहता है, जो सिर्फ सतही चीजों में नहीं उलझता, बल्कि चीजों की असलियत, उनके सार, फॉर्म्स और आइडियाज को समझने की कोशिश करता है।
वो सुंदरता को प्यार करता है, लेकिन सिर्फ किसी एक सुंदर वस्तु या व्यक्ति को नहीं, बल्कि सुंदरता के विचार को, यानी उस शाश्वत और अपरिवर्तनशील सुंदरता को जो सभी सुंदर चीजों में मौजूद होती है। उसे न्याय से प्रेम होता है, अच्छाई से प्रेम होता है। वो हमेशा सीखने को तैयार रहता है, उसकी याददाश्त अच्छी होती है और वो छोटी छोटी बातों या लालच में नहीं फंसता। वो धन दौलत या शोहरत का भूखा नहीं होता, बल्कि उसका एकमात्र लक्ष्य होता है सत्य को जानना और उसके अनुसार जीना। अब सोचिए, अगर ऐसा व्यक्ति शासक बनेगा तो क्या वो भ्रष्ट होगा? क्या वो अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा? नहीं, क्योंकि उसकी नजर हमेशा ऊंचे आदर्शों पर टिकी होगी। वो जानता होगा कि राज्य के लिए क्या सच में अच्छा है और वो उसी के अनुसार फैसले लेगा। वो न तो किसी के दबाव में आएगा, न ही किसी के बहकावे में। उसका विवेक, रीजन पूरी तरह से जागृत होगा और वो अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखेगा। प्लेटो के लिए दार्शनिक राजा सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि नैतिक रूप से भी श्रेष्ठ होता है। वो जानता है कि अच्छाई का विचार, फॉर्म ऑफ द गुड क्या है, जो सभी ज्ञान और नैतिकता का स्रोत है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से जानेंगे। लेकिन यहाँ कई सवाल उठते हैं। पहला, क्या ऐसे दार्शनिक सच में पाए जाते हैं? और अगर पाए भी जाते हैं तो क्या वो शासन करने में रुचि लेंगे? क्योंकि दार्शनिक तो अपनी ज्ञान की दुनिया में मग्न रहते हैं। उन्हें सांसारिक मामलों और राजनीति की उठापटक से क्या लेना देना? प्लेटो इसका जवाब देते हैं कि हाँ, ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, लेकिन उन्हें खोजा जा सकता है और उन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है। और रही बात शासन करने की, तो उन्हें मजबूर किया जाना चाहिए। जी हाँ, प्लेटो कहते हैं कि उन्हें समाज की भलाई के लिए शासन करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनसे कम योग्य और स्वार्थी लोग सत्ता में आ जाएंगे और पूरे राज्य का नुकसान करेंगे। ये एक तरह का कर्तव्य है जो उन्हें निभाना ही होगा। दूसरा सवाल, क्या आम जनता एक दार्शनिक राजा को स्वीकार करेगी? क्योंकि दार्शनिक अक्सर दुनियादारी से कटे हुए, अव्यावहारिक और अजीब से माने जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये तो बस खास खास बातें करते हैं, इन्हें जमीनी हकीकत का क्या पता। प्लेटो इस समस्या को समझते हैं। वो जहाज के कप्तान का एक मशहूर उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए, एक जहाज है जिसका मालिक यानी जनता बहुत ताकतवर है, लेकिन उसे जहाज चलाने का कोई ज्ञान नहीं है। जहाज पर बहुत सारे नाविक यानी राजनेता हैं जो आपस में संघर्ष कर रहे हैं कि जहाज किसे चलाना चाहिए। उनमें से कोई भी असली नाविक कला, नेविगेशन नहीं जानता, लेकिन हर कोई कप्तान बनना चाहता है। वो शराब पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं और मालिक की चापलूसी करके या जोर जबरदस्ती करके जहाज का नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं। अब अगर कोई सच्चा नाविक है जो तारों को देखकर, हवा का रुख समझकर जहाज चलाना जानता है, तो ये बाकी नाविक उसे निकम्मा, आसमान में ताकने वाला और अव्यावहारिक कहकर उसका मजाक उड़ाएंगे। वो कहेंगे कि जहाज चलाने के लिए इन सब चीजों की क्या जरूरत है। प्लेटो कहते हैं कि राज्य रूपी जहाज का भी यही हाल है। जो सच्चे दार्शनिक हैं, जो राज्य को सही दिशा में ले जा सकते हैं, उन्हें लोग अव्यावहारिक समझते हैं, और जो चालाक, बोलने में माहिर और जनता को लुभाने वाले राजनेता हैं, वो सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, भले ही उन्हें शासन करने का कोई असली ज्ञान न हो। ये कितनी सटीक तस्वीर है आज की राजनीति की भी, है ना? हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग सच में काबिल और ईमानदार होते हैं, वो चुनावी राजनीति की गंदगी से दूर रहना पसंद करते हैं, और जो लोग शोर मचाकर झूठे वादे करके जनता को अपनी तरफ खींच सकते हैं, वो जीत जाते हैं। तो दार्शनिक राजा का विचार जितना आकर्षक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। इसे लागू करने के लिए प्लेटो एक बहुत ही विस्तृत और कठोर शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव करते हैं, जो बचपन से शुरू होकर 50 साल की उम्र तक चलती है। इसमें गणित, ज्यामिति, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र और अंत में दर्शन शास्त्र का गहरा अध्ययन शामिल है। सिर्फ वही लोग जो इन सभी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं और जिनमें निस्वार्थ सेवा की भावना होती है, वही दार्शनिक राजा बनने के योग्य माने जाते हैं। और हाँ, प्लेटो ये भी कहते हैं कि महिलाएं भी दार्शनिक रानी बन सकती हैं, अगर उनमें वैसी ही योग्यता और क्षमता हो। ये अपने समय से बहुत आगे की बात थी। लेकिन क्या सच में बुद्धि को इतना महत्व देना सही है? क्या सिर्फ ज्ञानी होना ही एक अच्छा शासक बनने के लिए काफी है? क्या उसमें करुणा, सहानुभूति और लोगों से संबंध बनाने की क्षमता नहीं होनी चाहिए? कुछ आलोचक कहते हैं कि प्लेटो का दार्शनिक राजा बहुत ज्यादा बौद्धिक और भावना शून्य लगता है। वो शायद एक कुशल प्रशासक हो,
लेकिन क्या वो एक लोकप्रिय नेता भी बन पाएगा? और अगर सारी शक्ति एक ही व्यक्ति या कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाएगी, तो क्या इससे तानाशाही का खतरा नहीं अधिक हो जाएगा? प्लेटो इन शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि दार्शनिक राजा का लक्ष्य सिर्फ अच्छाई, द गुड होता है, इसलिए वो कभी तानाशाह नहीं बनेगा। वो तो खुद को राज्य का सेवक समझेगा। यह विचार हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे शासकों में क्या गुण होने चाहिए। क्या हमें सिर्फ करिश्माई नेताओं की जरूरत है, या ऐसे लोगों की जो सच में बुद्धिमान, दूरदर्शी और नैतिक हों? क्या शिक्षा और ज्ञान का राजनीति में कोई स्थान होना चाहिए, या राजनीति सिर्फ शक्ति का खेल है? प्लेटो ने इन सवालों को 2500 साल पहले उठाया था, और आज भी ये उतने ही ताजा और जरूरी हैं। दार्शनिक राजा का यह सपना प्लेटो के आदर्श राज्य का शिखर है, लेकिन यह शिखर टिका है एक बहुत ही गहरी नींव पर, और वो नींव है अच्छाई का विचार, द फॉर्म ऑफ द गुड। ये क्या है? प्लेटो कहते हैं कि जैसे सूरज की रोशनी से हम बाकी सब चीजों को देख पाते हैं, वैसे ही अच्छाई के विचार से ही हमें बाकी सभी सत्यों और ज्ञान का प्रकाश मिलता है। ये एक बहुत ही रहस्यमयी और गहरा कॉन्सेप्ट है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये अच्छाई का विचार क्या भला है, और प्लेटो इसे सूरज के साथ क्यों तुलना करते हैं? ये समझने के लिए आपको हमारे साथ अगले अध्याय में चलना होगा, जहां हम प्लेटो के दर्शन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक पर पहुंचेंगे। ये सफर जरा सा कठिन हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए, जो नजारा वहां से दिखेगा वो आपकी सोच को हमेशा के लिए परिवर्तित कर सकता है। तो क्या आप तैयार हैं उस परम सत्य की एक झलक पाने के लिए, जिसे प्लेटो गुड कहते हैं? चलिए पता लगाते हैं ऑडियो बुक लेजेंड्स पर। अध्याय नंबर 6, अच्छाई का विचार और सूरज की पहेली। पिछले अध्याय में हमने प्लेटो के सबसे क्रांतिकारी विचार, दार्शनिक राजा के बारे में जाना। एक ऐसा शासक जो ज्ञान का प्रेमी हो, सत्य का खोजी हो, और जिसका एकमात्र लक्ष्य राज्य की भलाई हो। लेकिन हमने ये भी देखा कि ऐसे दार्शनिक राजा को प्रशिक्षित करना कितना कठिन है, और उसे किस परम ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। प्लेटो कहते हैं कि दार्शनिक राजा को जिस सबसे ऊंचे ज्ञान को समझना होता है, वो है अच्छाई का विचार, द फॉर्म ऑफ द गुड। ये प्लेटो के दर्शन का शायद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रहस्यमय कॉन्सेप्ट है। इसे समझे बिना हम न तो उनके न्याय के सिद्धांत को पूरी तरह समझ सकते हैं, और न ही उनके दार्शनिक राजा की भूमिका को। तो ये अच्छाई का विचार आखिर है क्या? प्लेटो इसे सीधे सीधे परिभाषित नहीं करते, क्योंकि वो मानते हैं कि ये इतना ऊंचा और गहरा है कि इसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। इसीलिए वो इसे समझाने के लिए उपमाओं का सहारा लेते हैं, और सबसे मशहूर उपमा है सूरज की उपमा, एनालॉजी ऑफ द सन। प्लेटो कहते हैं कि जैसे हमारी आंखों को चीजों को देखने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, और वो रोशनी सूरज से आती है, उसी तरह हमारे मन या आत्मा को सत्य और ज्ञान को समझने के लिए एक खास तरह के बौद्धिक प्रकाश की जरूरत होती है, और वो प्रकाश अच्छाई के विचार से आता है। इसे जरा सा और समझते हैं। सोचिए, आप एक अंधेरे कमरे में हैं। वहां बहुत सारी सुंदर चीजें रखी हो सकती हैं, लेकिन जब तक रोशनी नहीं होगी आप उन्हें देख नहीं पाएंगे, उनकी सुंदरता को सराह नहीं पाएंगे। सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी न सिर्फ हमें चीजों को देखने की क्षमता देती है, बल्कि वो चीजों के अस्तित्व और उनके विकास के लिए भी जरूरी है। वृक्ष पौधे सूरज की रोशनी से ही तो अधिक होते हैं। उसी तरह प्लेटो कहते हैं कि अच्छाई का विचार वो परम सत्य है जो बाकी सभी सत्यों को समझने योग्य बनाता है। ये न सिर्फ ज्ञान का स्रोत है, बल्कि ये सभी अच्छाइयों का भी स्रोत है। जैसे न्याय, सुंदरता, साहस, ये सब अच्छे हैं, क्योंकि ये किसी न किसी तरह से परम अच्छाई में भागीदार हैं। प्लेटो के लिए ये विचार, फॉर्म्स और आइडियाज क्या हैं? वो मानते थे कि हम जो दुनिया अपनी इंद्रियों से देखते और महसूस करते हैं, जैसे ये कुर्सी, ये मेज, ये फूल, ये सब असली नहीं है, बल्कि ये उस असली, शाश्वत और अपरिवर्तनशील विचार की नकल या परछाई मात्र है। असली कुर्सी का विचार कहीं और है, एक बौद्धिक दुनिया में, जिसे सिर्फ तर्क और बुद्धि से ही समझा जा सकता है। और इन सभी विचारों में सबसे ऊंचा, सबसे महत्वपूर्ण विचार है अच्छाई का विचार। ये सभी विचारों को एक साथ संबंधित करता है, उन्हें अर्थ देता है और उन्हें अस्तित्व में लाता है। जैसे सूरज भौतिक दुनिया का राजा है, वैसे ही अच्छाई का विचार बौद्धिक दुनिया का राजा है। ये जरा सा मुश्किल लग रहा होगा, है ना?
चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप गणित में एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आप कागज पर एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या वो त्रिभुज एकदम परफेक्ट होता है? नहीं, उसकी रेखाएं जरा सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। उसके कोण एकदम 90 डिग्री के नहीं हो सकते। लेकिन आपके मन में समकोण त्रिभुज के विचार की एक परफेक्ट इमेज होती है, जिसके गुण जैसे पाइथागोरस प्रमेय हमेशा सत्य होते हैं। ये विचार ही असली है, शाश्वत है, जबकि कागज पर बना त्रिभुज सिर्फ उसकी एक अधूरी नकल है। प्लेटो कहते हैं कि इसी तरह हर चीज का एक विचार होता है, और इन सभी विचारों को जो रोशन करता है वो है अच्छाई का विचार। तो दार्शनिक राजा को इसी अच्छाई के विचार का ज्ञान प्राप्त करना होता है। जब वो इसे समझ लेता है, तभी वो जान पाता है कि राज्य के लिए क्या सच में अच्छा है, न्याय क्या है, सुंदरता क्या है। तभी उसके फैसले सही और स्थायी हो सकते हैं। ये ज्ञान उसे किसी किताब से नहीं मिलता, बल्कि सालों की कठिन साधना, चिंतन और तर्क वितर्क से मिलता है। ये एक तरह की बौद्धिक दृष्टि है जो उसे चीजों की ऊपरी सतह के पार उनकी असलियत तक ले जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस अच्छाई के विचार का हमारे रोजमर्रा के जीवन से क्या लेना देना। प्लेटो कहते हैं कि बहुत गहरा लेना देना है। अगर हम ये नहीं समझेंगे कि असली अच्छाई क्या है, तो हम हमेशा नकली और अस्थायी चीजों के पीछे भागते रहेंगे, जैसे पैसा, शोहरत या शारीरिक सुख। हम सोचेंगे कि यही असली खुशी है, लेकिन ये हमें कभी स्थायी संतोष नहीं दे पाएंगे। सच्चा सुख और सच्ची सार्थकता तभी मिलती है जब हम अपनी आत्मा को अच्छाई के विचार की ओर मोड़ते हैं, जब हम अपने जीवन को नैतिक सिद्धांतों पर आधारित करते हैं। अच्छाई का विचार प्लेटो के लिए सिर्फ एक बौद्धिक अवधारणा नहीं है, बल्कि ये एक मार्गदर्शक शक्ति भी है। ये हमें बताता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए। ये हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचने की प्रेरणा देता है। और दार्शनिक राजा के लिए तो ये सबसे जरूरी है, क्योंकि उसे पूरे समाज को इसी अच्छाई की ओर ले जाना है। लेकिन ये ज्ञान पाना इतना आसान नहीं है। प्लेटो कहते हैं कि ज्यादातर लोग तो अपनी इंद्रियों की दुनिया में ही खोए रहते हैं। वो परछाइयों को ही सच मान लेते हैं। उन्हें असली ज्ञान की कोई चाह ही नहीं होती। ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए कि वो जिसे सच समझ रहे हैं वो सिर्फ एक भ्रम है? इसी बात को समझाने के लिए प्लेटो एक और बहुत ही मशहूर कहानी कहते हैं, गुफा की कहानी, एलेगोरी ऑफ द केव। ये कहानी हमें बताएगी कि अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश तक का सफर कितना कठिन और कितना जरूरी है। क्या आप उस गुफा के कैदियों से मिलना चाहेंगे जो अपनी जंजीरों में बंधे हुए हैं और परछाइयों को ही दुनिया समझ रहे हैं? और क्या होगा जब उनमें से कोई एक कैदी आजाद होकर गुफा से बाहर सूरज की रोशनी में आएगा? क्या वो वापस जाकर दूसरों को सच बता पाएगा, या लोग उसे पागल समझेंगे? इन सब सवालों के जवाब और अच्छाई के विचार की और भी गहरी समझ हमें मिलेगी अगले अध्याय में, जब हम प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रभावशाली कहानी, गुफा की कहानी की यात्रा पर निकलेंगे। ये कहानी आपके रोंगटे उपस्थित कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं हम भी तो किसी गुफा के कैदी नहीं हैं। जानने के लिए बने रहिए ऑडियो बुक लेजेंड्स पर। अध्याय नंबर 7, गुफा का रहस्य। हम जिसे सच समझते हैं, क्या वो सिर्फ परछाई है? दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने प्लेटो के अच्छाई के विचार और सूरज की उपमा के बारे में बात की थी। हमने समझा कि कैसे अच्छाई का विचार सभी ज्ञान और सत्यों का परम स्रोत है, ठीक वैसे ही जैसे सूरज भौतिक दुनिया में रोशनी और जीवन का स्रोत है। लेकिन प्लेटो जानते थे कि ये बातें जरा सी कठिन और अमूर्त हैं। आम लोगों को और यहाँ तक कि उनके शिष्यों को भी ये समझाना आसान नहीं था कि हम जिस दुनिया को अपनी इंद्रियों से देखते हैं वो पूरी तरह सच नहीं है, बल्कि एक उच्चतर बौद्धिक सत्य की परछाई मात्र है। इसी बात को और भी प्रभावशाली ढंग से समझाने के लिए प्लेटो ने एक कहानी गढ़ी, गुफा की रूपक कथा, एलेगरी ऑफ द केव। ये कहानी द रिपब्लिक के सबसे प्रसिद्ध हिस्सों में से एक है, और ये इतनी शक्तिशाली है कि आज भी ये हमें झकझोर कर रख देती है। तो चलिए कल्पना कीजिए एक गहरी अंधेरी गुफा की। इस गुफा में कुछ कैदी बचपन से ही जंजीरों में बंधे हुए हैं। उनके हाथ, पैर और गर्दन इस तरह से बंधे हैं कि वो सिर्फ अपने सामने वाली दीवार को ही देख सकते हैं। न तो वो पीछे मुड़ सकते हैं और न ही एक दूसरे को देख सकते हैं। उनके पीछे गुफा के मुहाने की तरफ एक आग जल रही है, और आग और कैदियों के बीच एक ऊंची दीवार जैसी है, जिसके पीछे से कुछ लोग तरह तरह की चीजें
जैसे मूर्तियां, बर्तन, जानवरों के खिलौने लेकर गुजर रहे हैं और वो आपस में बातें भी कर रहे हैं। इन चीजों की परछाइयां कैदियों के सामने वाली दीवार पर आती हैं और उन लोगों की आवाजें भी गूंजकर कैदियों तक पहुंचती हैं। अब सोचिए, उन कैदियों के लिए दुनिया क्या होगी? उन्होंने बचपन से सिर्फ उन परछाइयों को ही देखा है और उन आवाजों को ही सुना है। तो वो उन्हीं परछाइयों को असली चीजें समझेंगे और उन्हीं आवाजों को उन परछाइयों की आवाजें। अगर कोई परछाई किसी जानवर की है तो वो उसे ही असली जानवर मानेंगे। अगर कोई परछाई किसी इंसान की है तो वो उसे ही असली इंसान। वो आपस में उन परछाइयों के बारे में बातें करेंगे, उनके नाम रखेंगे और जो कैदी उन परछाइयों को पहचानने और उनके क्रम का अनुमान लगाने में सबसे माहिर होगा, उसे वो सबसे बुद्धिमान मानेंगे। है ना अजीब सी दुनिया? लेकिन उन कैदियों के लिए तो वही एकमात्र सच्चाई है। अब कहानी में एक मोड़ आता है। मान लीजिए किसी तरह एक कैदी आजाद हो जाता है। उसकी जंजीरें खुल जाती हैं। पहले तो उसे यकीन ही नहीं होगा। फिर कोई उसे मजबूर करता है कि वो उठे और पीछे मुद्दा कर देखे। जब वो आग की तरफ देखेगा तो उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी। उसे दर्द होगा क्योंकि वो हमेशा अंधेरे में रहने का आदी है। उसे वो चीजें दिखाई देंगी जिनकी परछाइयां वो दीवार पर देखता था और उसे यकीन नहीं होगा कि ये असली हैं और परछाइयां नकली। वो वापस अंधेरे में अपनी जानी पहचानी परछाइयों की दुनिया में भागना चाहेगा। लेकिन अगर कोई उसे जबरदस्ती घसीट कर गुफा से बाहर सूरज की तेज रोशनी में ले आए तो क्या होगा? उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी। सूरज की रोशनी उससे सहन नहीं होगी। वो कुछ भी देख नहीं पाएगा। उसे लगेगा कि उसे अंधा कर दिया गया है। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी आंखें रोशनी की आदी होने लगेंगी तो पहले वो परछाइयों को, फिर पानी में अक्स को, फिर रात में चांद तारों को और अंत में वो दिन के समय सूरज को देख पाएगा। और तब उसे समझ में आएगा कि यही सूरज है जो मौसम बनाता है, जो चीजों को उगाता है और जो हर चीज को देखने योग्य बनाता है। तब उसे गुफा की वो परछाइयों वाली दुनिया झूठी और बेकार लगने लगेगी। उसे अपने पुराने साथियों पर तरस आएगा जो अभी भी उसी अंधेरे में जी रहे हैं और परछाइयों को ही सच मान रहे हैं। अब वो क्या करेगा? क्या वो बाहर की इस खूबसूरत रोशन दुनिया में ही खुश रहेगा या उसके मन में अपने पुराने साथियों को भी ये सच बताने की इच्छा जागेगी? प्लेटो कहते हैं कि वो वापस गुफा में जाएगा। वो अपने दोस्तों को बताना चाहेगा कि तुम जिसे सच समझ रहे हो वो सिर्फ धोखा है। असली दुनिया तो बाहर है। लेकिन जब वो वापस गुफा के अंधेरे में जाएगा तो उसकी आंखें फिर से अंधेरे की आदी नहीं होंगी। वो परछाइयों को ठीक से देख नहीं पाएगा, ठोकरें खाएगा। और जब वो उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में बताएगा तो बाकी कैदी उसका मजाक उड़ाएंगे। वो कहेंगे कि देखो, बाहर जाने से इसकी आंखें खराब हो गईं, ये पागल हो गया है। वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और अगर वो उन्हें जबरदस्ती बाहर ले जाने की कोशिश करेगा तो शायद वो उसे मार भी डालें। ये कहानी कितनी भयानक और कितनी सच्ची लगती है ना? प्लेटो इस कहानी के जरिए हमें क्या समझाना चाहते हैं? वो कैदी कौन है? वो गुफा क्या है? वो परछाइयां क्या हैं? और वो आजाद हुआ कैदी कौन है? प्लेटो कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग उन कैदियों की तरह ही हैं जो अपनी इंद्रियों से मिलने वाली जानकारी को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं वो उस गुफा की तरह है। और जो चीजें हम देखते हैं, पैसा, शोहरत, भौतिक सुख, वो उन परछाइयों की तरह हैं। हम इन्हीं के पीछे भागते रहते हैं, इन्हीं को पाने की होड़ में लगे रहते हैं और सोचते हैं कि यही असली खुशी है। और वो आजाद हुआ कैदी कौन है? वो है दार्शनिक। वो व्यक्ति जो अपनी बौद्धिक शक्ति से, अपनी तर्क क्षमता से इस इंद्रिय जगत के भ्रम को समाप्त करके असली ज्ञान यानी विचारों की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स तक पहुंचता है। वो अच्छाई के विचार रूपी सूरज को देखता है और तब उसे समझ में आता है कि असली सच्चाई क्या है। और जब उसे ये ज्ञान मिल जाता है तो वो वापस समाज में आता है ताकि वो दूसरों को भी अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकाल सके। लेकिन समाज उसे आसानी से स्वीकार नहीं करता। लोग अपनी पुरानी मान्यताओं और आरामदेह अज्ञानता को त्यागना नहीं चाहते। वो ज्ञानी व्यक्ति को पागल या अव्यावहारिक समझते हैं। सुकरात का जीवन खुद इसका एक उदाहरण था, जिन्हें एथेंस के लोगों ने मौत की सजा दे दी थी क्योंकि उनके विचार समाज की स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते थे। ये कहानी हमें शिक्षा के महत्व के बारे में भी बताती है।
सच्ची शिक्षा सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि वो हमारी आत्मा को अंधेरे से उजाले की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर मोड़ने की प्रक्रिया है। ये एक कठिन और दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है, जैसे उस कैदी के लिए गुफा से बाहर निकलना, लेकिन ये जरूरी है अगर हम सच में एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। गुफा की ये कहानी हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम आज किन परछाइयों के पीछे भाग रहे हैं। क्या सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक दमक, या विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले सपने, या राजनीतिक नारों में छिपे भ्रम, क्या ये सब आज की परछाइयां नहीं हैं? और क्या हम भी उन कैदियों की तरह इन पर विश्वास करके अपनी असली क्षमता और उद्देश्य को भूल तो नहीं रहे हैं? प्लेटो हमें चुनौती देते हैं कि हम अपनी जंजीरें समाप्त करें, उस गुफा से बाहर निकलें और ज्ञान के सूरज की रोशनी में अपने जीवन को देखें। लेकिन अगर एक आदर्श राज्य, जैसा प्लेटो ने कल्पना की थी, जहां दार्शनिक राजा शासन करते हैं और लोग ज्ञान की ओर जाते हैं, अगर वो बन भी जाए तो क्या वो हमेशा वैसा ही बना रहेगा, या समय के साथ उसमें भी गिरावट आएगी? क्या कोई भी इंसानी व्यवस्था हमेशा के लिए परफेक्ट हो सकती है? प्लेटो खुद इस सवाल का जवाब नहीं में देते हैं। वो मानते हैं कि हर चीज जो बनती है वो खराब भी होती है, और उनका आदर्श राज्य भी इससे अछूता नहीं रहेगा। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य का पतन होता है और वो किन किन खराब हुई शासन प्रणालियों में परिवर्तित हो जाता है। ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसमें हमें इंसानी स्वभाव की कमजोरियों और सत्ता के भ्रष्ट करने वाले प्रभाव की एक झलक मिलेगी। तो क्या आप तैयार हैं उस आदर्श के टूटने और उसके बाद के अंधेरे को देखने के लिए? चलिए जानते हैं अगले अध्याय में, ऑडियो बुक लेजेंड्स पर। अध्याय नंबर 8, आदर्श राज्य का पतन, लालच और भय कैसे सब कुछ खराब कर देते हैं। दोस्तों, अब तक हमने प्लेटो के आदर्श राज्य की भव्य इमारत को बनते हुए देखा। हमने न्याय की नींव देखी, रक्षकों की शिक्षा की दीवारें देखी, दार्शनिक राजा के शिखर को देखा, और अच्छाई के विचार और गुफा की कहानी के जरिए ज्ञान के उस प्रकाश को भी महसूस किया जो इस पूरे राज्य को रोशन करता है। ऐसा लगता है कि हमने एक ऐसी उत्तम व्यवस्था पाली है जहां कोई कमी नहीं हो सकती। लेकिन प्लेटो खुद यथार्थवादी थे। वो जानते थे कि इंसानी दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए निखोंठ परफेक्ट नहीं रह सकती। हर चीज जो जन्म लेती है उसका अंत भी होता है, और उनका आदर्श राज्य, जिसे वो अभिजात तंत्र एरिस्टोक्रेसी यानी श्रेष्ठ लोगों का शासन कहते हैं, वो भी समय के साथ खराब होगा और उसका पतन होगा। ये सुनकर जरा सा दुख होता है ना? इतनी मेहनत से जो सपना बुना था वो समाप्त कैसे हो सकता है? प्लेटो इसके लिए इंसानी स्वभाव की कमजोरियों और पीढ़ियों के बीच आने वाले बदलावों को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो कहते हैं कि आदर्श राज्य का पतन तब शुरू होता है जब शासक वर्ग यानी दार्शनिक राजा और उनके सहायक रक्षक अपनी संतानों के प्रजनन और उनकी शिक्षा में जरा सी भी लापरवाही बरतने लगते हैं। वो शायद सही समय पर या सही लोगों के साथ विवाह न करें, जिससे अगली पीढ़ी में वो गुण ना आ पाए जो उनके माता पिता में थे। धीरे धीरे शासक वर्ग में विवेक, रीजन की जगह मनोबल, स्पिरिट और इच्छाएं, एपिटाइट्स हावी होने लगती हैं। और यहीं से शुरू होता है पतन का पहला चरण। आदर्श राज्य यानी अभिजात तंत्र, एरिस्टोक्रेसी, परिवर्तित होकर टिमोक्रेसी बन जाता है। टिमोक्रेसी यानी सम्मान का शासन या सैनिक शासन। इसमें शासक अब ज्ञान और अच्छाई के प्रेमी नहीं रहते, बल्कि वो मान सम्मान, यश और सैनिक गौरव के भूखे हो जाते हैं। राज्य में दार्शनिकों की जगह योद्धाओं और महत्वाकांक्षी लोगों का बोलबाला हो जाता है। विवेक की जगह मनोबल, स्पिरिट प्रमुख हो जाता है। ऐसे शासक बहादुर तो होते हैं, लेकिन उनमें वो गहरी समझ और निस्वार्थता नहीं होती जो दार्शनिक राजा में थी। वो निजी संपत्ति रखने की इच्छा करने लगते हैं, जो कि आदर्श राज्य में वर्जित थी। समाज में प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या अधिक होने लगती है। हालांकि ये अभी भी पूरी तरह से बुरा शासन नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ अनुशासन और व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन ये पतन की ओर पहला कदम जरूर है। अब डेमोक्रेसी भी ज्यादा दिन नहीं टिकती, क्योंकि जब शासकों में निजी संपत्ति का लालच अधिक होने लगता है तो वो धन इकट्ठा करने में लग जाते हैं, और यहीं से डेमोक्रेसी परिवर्तित होकर ओलिगार्की यानी धनिक तंत्र या अल्पतंत्र बन जाती है। ओलिगार्की में शासन कुछ गिने चुने अमीर लोगों के हाथ में आ जाता है। अब योग्यता का मापदंड ज्ञान या सम्मान नहीं, बल्कि सिर्फ पैसा रह जाता है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, वो उतना ही अहम शासक।
राज्य दो हिस्सों में बंट जाता है, एक तरफ अमीर और दूसरी तरफ गरीब। अमीरों का लालच अधिक होता जाता है और वो गरीबों का शोषण करने लगते हैं। समाज में असमानता और असंतोष फैलता है। विवेक और मनोबल दोनों ही दब जाते हैं और सिर्फ धन की इच्छा, एपेटाइट फॉर मनी ही सब पर हावी हो जाती है। राज्य कमजोर होने लगता है क्योंकि शासक सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने में लगे रहते हैं। उन्हें राज्य की सुरक्षा या जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं होता। सोचिए, क्या आज के समाज में हमें ओलिगार्की के कुछ लक्षण दिखाई नहीं देते, जहां कुछ अमीर घराने या कॉरपोरेशंस ही पूरी अर्थव्यवस्था और राजनीति को नियंत्रित करते नजर आते हैं। प्लेटो की ये बातें 2500 साल बाद भी कितनी सटीक लगती हैं। अब जब ओलिगार्की में गरीबों का शोषण अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो उनमें गुस्सा और विद्रोह की भावना पैदा होती है और वो संगठित होकर अमीरों के खिलाफ क्रांति कर देते हैं। इस क्रांति के बाद जो शासन आता है, उसे प्लेटो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लोकतंत्र तो अच्छी चीज है, इसमें क्या बुराई है? लेकिन प्लेटो लोकतंत्र के बहुत विशाल प्रशंसक नहीं थे, कम से कम उस रूप में जैसा वो एथेंस में देखते थे। उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब था सबकी आजादी, इतनी ज्यादा आजादी कि कोई किसी नियम कानून को मानना ही नहीं चाहता। हर कोई अपनी मनमर्जी करता है, कोई अनुशासन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। जैसे एक बाजार हो जहां हर तरह की चीजें बिक रही हों, वैसे ही डेमोक्रेसी में हर तरह के विचार, हर तरह के लोग, हर तरह के व्यवहार को खुली छूट मिल जाती है। प्लेटो कहते हैं कि डेमोक्रेसी में लोग अज्ञानियों को भी अपना नेता चुन लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मीठी मीठी बातें करते हैं या झूठे वादे करते हैं। योग्यता का कोई महत्व नहीं रह जाता, शिक्षकों का सम्मान नहीं होता, बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते, छात्र अपने गुरुओं का मजाक उड़ाते हैं। हर कोई बराबर समझा जाता है, चाहे उसमें कोई योग्यता हो या ना हो। ये एक तरह की अराजकता, एनार्की की स्थिति होती है, जहां आत्मा का सबसे निचला हिस्सा यानी अनियंत्रित इच्छाएं, एपेटाइट्स पूरी तरह से हावी हो जाती है। हर कोई सिर्फ अपने तात्कालिक सुख और मजे के पीछे भागता है। हालांकि डेमोक्रेसी में एक अच्छी बात यह होती है कि इसमें विविधता होती है और लोगों को अपनी पसंद का जीवन जीने की आजादी मिलती है। लेकिन प्लेटो को भय था कि ये आजादी और समानता अगर बिना विवेक और अनुशासन के हो तो ये बहुत खतरनाक हो सकती है। ये समाज को कमजोर और अस्थिर बना देती है। और जब डेमोक्रेसी में ये अराजकता और अव्यवस्था बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है, तो लोग इससे तंग आ जाते हैं। उन्हें एक ऐसे मजबूत नेता की जरूरत महसूस होती है जो आकर सब कुछ ठीक कर दे, जो शांति और व्यवस्था कायम कर सके। और यहीं से जन्म होता है टायरनी यानी तानाशाही का, जो प्लेटो के अनुसार सबसे बुरी और सबसे ज्यादा अन्यायपूर्ण शासन प्रणाली है। एक चालाक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति जनता का मसीहा बनकर उभरता है। वो अमीरों के खिलाफ गरीबों का हिमायती होने का नाटक करता है, लोगों को खास खास सपने दिखाता है और धीरे धीरे सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर लेता है। शुरुआत में वो अच्छा काम करने का दिखावा करता है, लेकिन एक बार जब वो पूरी तरह से सत्ता पर काबिज हो जाता है, तो वो अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। वो अपने विरोधियों को खत्म कर देता है, जनता पर जुल्म करता है, युद्ध छेदता है ताकि लोग उसी पर निर्भर रहें, और खुद हर तरह के ऐशो आराम में डूब जाता है। वो भय और आतंक के सहारे राज करता है। उसकी अपनी आत्मा भी पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी होती है। उसमें सिर्फ अनियंत्रित इच्छाएं और वहशी प्रवृत्तियां ही बची रहती हैं। वो खुद भी हमेशा भय में जीता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने कितने दुश्मन बना लिए हैं। तो देखा आपने कैसे प्लेटो का आदर्श राज्य, जो ज्ञान और न्याय पर आधारित था, वो धीरे धीरे गिरते गिरते तानाशाही के अंधेरे गर्त में पहुंच जाता है। अभिजात तंत्र से टिमोक्रेसी, टिमोक्रेसी से ओलिगार्की, ओलिगार्की से डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी से टायरनी। ये एक दुखद चक्र है जो हमें इंसानी समाज की कमजोरियों और सत्ता के खतरों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। प्लेटो का यह विश्लेषण सिर्फ उनके समय के लिए ही नहीं, बल्कि हर समय के लिए प्रासंगिक है। हम इतिहास में और आज भी इन विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों और उनके बीच होने वाले बदलावों को देख सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि न्याय का कोई मूल्य नहीं? क्या अन्यायी तानाशाही सबसे सुखी होता है, जैसा कि थ्रेसिमेकस ने पहले अध्याय में कहा था? प्लेटो कहते हैं बिल्कुल नहीं, बल्कि तानाशाह अपनी आत्मा में सबसे ज्यादा दुखी और सबसे ज्यादा गुलाम होता है। वो अपनी इच्छाओं का गुलाम होता है, अपने भय का गुलाम होता है,
अगले अध्याय में प्लेटो इसी बात को और विस्तार से साबित करेंगे कि क्यों एक न्यायप्रिय व्यक्ति, चाहे वो कितना भी गरीब या सताया हुआ क्यों ना हो, एक अन्यायी तानाशाह से कहीं ज्यादा खुश और स्वतंत्र होता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि प्लेटो इस सबसे विशाल अन्यायी यानी तानाशाह के मन की गहराइयों में उतरकर क्या खोज निकालते हैं और कैसे वो ये साबित करते हैं कि न्याय ही असली सुख का रास्ता है? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा अगले बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय में। कहानी का क्लाइमेक्स अब करीब है। अध्याय नंबर 9, अन्यायी राजा का दुख और न्याय का असली सुख। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे प्लेटो का आदर्श राज्य पतन के रास्ते पर चलते हुए सबसे बुरी शासन प्रणाली यानी तानाशाही टिरैनी तक पहुंच जाता है। हमने देखा कि तानाशाह कैसे भय, आतंक और अपनी अनियंत्रित इच्छाओं के सहारे राज करता है। ये सब देखकर थ्रेसिमेकस की वो बात याद आती है जो उसने पहले अध्याय में कही थी कि अन्याय करना न्याय करने से ज्यादा फायदेमंद है और एक विशाल अन्यायी जैसे तानाशाह सबसे ज्यादा सुखी होता है। अब तक सुकरात ने न्याय को राज्य और व्यक्ति के स्तर पर परिभाषित तो कर दिया था, लेकिन यह साबित करना अभी बाकी था कि न्याय सच में अन्याय से बेहतर है और न्यायप्रिय व्यक्ति ही सबसे सुखी होता है, चाहे उसके बाहरी हालात कैसे भी हों। अब प्लेटो इस चुनौती का सीधा सामना करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें यह देखना है कि कौन ज्यादा सुखी है, न्यायप्रिय व्यक्ति या अन्यायी व्यक्ति, तो हमें इन दोनों की आत्माओं के अंदर झांक कर देखना होगा। और सबसे अच्छा उदाहरण होगा सबसे ज्यादा न्यायप्रिय व्यक्ति यानी दार्शनिक राजा। अगर वो राज्य न भी चला रहा हो तो भी, और सबसे ज्यादा अन्यायी व्यक्ति यानी तानाशाह। पहले तानाशाह की आत्मा को देखते हैं। प्लेटो कहते हैं कि तानाशाह की आत्मा वैसी ही होती है जैसा उसका राज्य। जैसे तानाशाही राज्य में कोई आजादी नहीं होती, हर कोई भय में जीता है और सिर्फ एक व्यक्ति की मनमानी चलती है, वैसे ही तानाशाह की आत्मा में भी कोई व्यवस्था या संतुलन नहीं होता। उसकी आत्मा का सबसे बुरा हिस्सा यानी उसकी वहशी और अनियंत्रित इच्छाएं जैसे वासना, लालच, क्रूरता, उसके विवेक, रीजन और मनोबल स्पिरिट पर पूरी तरह से हावी हो चुकी होती है। वो अपनी हर इच्छा को तुरंत पूरा करना चाहता है, चाहे वो कितनी भी बुरी या अनैतिक क्यों ना हो। वो अपनी इच्छाओं का गुलाम बन चुका होता है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो हर समय अपनी किसी न किसी इच्छा से परेशान रहे, जो कभी संतुष्ट न हो, जो हमेशा और ज्यादा पाने की चाहत में जलता रहे, क्या वो कभी सुखी हो सकता है? प्लेटो कहते हैं नहीं। तानाशाह बाहर से भले ही कितना भी शक्तिशाली और ऐश्वर्यशाली क्यों न दिखे, अंदर से वो सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा भयभीत और सबसे ज्यादा दुखी होता है। उसे किसी पर भरोसा नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि उसने सबके साथ अन्याय किया है। उसे हमेशा अपनी जान का खतरा महसूस होता है। वो अच्छे लोगों से भयभीत होता है और बुरे लोगों से घिरा रहता है जो उसकी चापलूसी करते हैं। वो कभी सच्ची दोस्ती या सच्चे प्यार का अनुभव नहीं कर पाता। उसका जीवन एक जेल की तरह होता है जहां वो खुद ही अपनी इच्छाओं और अपने भयों का कैदी होता है। प्लेटो उसे सबसे विशाल गुलाम कहते हैं। इसके विपरीत एक न्यायप्रिय व्यक्ति की आत्मा को देखिए। जैसा कि हमने अध्याय 4 में देखा था, न्यायप्रिय व्यक्ति की आत्मा में विवेक, रीजन का शासन होता है, मनोबल, स्पिरिट उसका साथ देता है और इच्छाएं, एपिटाइट्स नियंत्रण में रहती हैं। उसकी आत्मा में एक अद्भुत हार्मनी, एक संतुलन होता है। वो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बल्कि उनका स्वामी होता है। वो जानता है कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की सेहत और शांति में है। वो कम में भी संतुष्ट रहता है और दूसरों के साथ न्याय और प्रेम का व्यवहार करता है। इसीलिए चाहे उसके पास धन दौलत न हो या उसे समाज में कोई ऊंचा पद न मिला हो, फिर भी वो अंदर से सुखी और स्वतंत्र महसूस करता है। प्लेटो 3 तरह के सुखों की भी बात करते हैं जो आत्मा के 3 हिस्सों से संबंधित हैं। पहला सुख है इच्छाओं की पूर्ति से मिलने वाला सुख, जैसे अच्छा खाना, आराम, पैसा। दूसरा सुख है सम्मान और यश से मिलने वाला सुख जो मनोबल से संबंधित है। और तीसरा और सबसे ऊंचा सुख है ज्ञान और सत्य को जानने से मिलने वाला सुख जो विवेक से संबंधित है। प्लेटो कहते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ पहले या दूसरे तरह के सुखों के पीछे भागता है वो कभी असली और स्थायी सुख नहीं पा सकता, क्योंकि ये सुख अस्थायी होते हैं और दूसरों पर निर्भर करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान के सुख को खोजता है वो सच्चा और स्थायी सुख पाता है, क्योंकि ये सुख उसकी अपनी आत्मा से आता है और किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। और दार्शनिक
यानी सबसे न्यायप्रिय व्यक्ति इसी ज्ञान के सुख का अनुभव करता है। प्लेटो एक और तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि न्याय सिर्फ आत्मा के लिए अच्छा ही नहीं बल्कि फायदेमंद भी है। एक न्यायपूर्ण आत्मा स्वस्थ और मजबूत होती है, जबकि एक अन्यायी आत्मा रोगी और कमजोर। जैसे शरीर के लिए स्वास्थ्य अच्छा और बीमारी बुरी होती है, वैसे ही आत्मा के लिए न्याय अच्छा और अन्याय बुरा होता है। तो जो व्यक्ति न्याय का रास्ता चुनता है, वो अपनी आत्मा को स्वस्थ और सुंदर बनाता है, और जो अन्याय का रास्ता चुनता है, वो अपनी आत्मा को कुरूप और बीमार बनाता है। अब आप ही बताइए, कौन ज्यादा फायदे में है? इस तरह प्लेटो थ्रेसिमेकस की उस चुनौती का पूरी तरह से जवाब दे देते हैं। वो साबित कर देते हैं कि न्याय न सिर्फ अपने आप में एक अच्छी चीज है, बल्कि वो अन्याय से कहीं ज्यादा फायदेमंद और सुखदायी भी है। एक न्यायप्रिय व्यक्ति, चाहे उसे दुनिया में कितने भी कष्ट क्यों न सहने हों, वो एक अन्यायी तानाशाह से 1000 गुना बेहतर और सुखी जीवन जीता है। क्योंकि असली खुशी दौलत, शोहरत या ताकत में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और संतुलन में है। ये बातें आज भी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। हम अक्सर बाहरी सफलताओं के पीछे भागते रहते हैं, पैसा, करियर, स्टेटस, और सोचते हैं कि इन्हीं से हमें खुशी मिलेगी। लेकिन हम अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं। हम छोटे मोटे अन्याय कर लेते हैं, झूठ बोल लेते हैं, दूसरों को धोखा दे देते हैं, ये सोचकर कि इससे हमें फायदा होगा। लेकिन प्लेटो हमें याद दिलाते हैं कि हर अन्याय हमारी आत्मा पर एक घाव त्याग जाता है, और ये घाव हमें अंदर ही अंदर खोखला करते रहते हैं। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपने विवेक के अनुसार जीते हैं, जब हम न्याय और नैतिकता के रास्ते पर चलते हैं, और जब हम अपनी आत्मा को सुंदर और स्वस्थ बनाते हैं। तो क्या अब कहानी खत्म हो गई? क्या सुकरात ने न्याय को पूरी तरह से स्थापित कर दिया है? लगभग हाँ। लेकिन प्लेटो अपनी इस महान कृति का अंत करने से पहले 2 और महत्वपूर्ण विषयों पर बात करना चाहते हैं। एक है कला और कविता की भूमिका, जिसके बारे में वो पहले भी कुछ आलोचना कर चुके हैं, और दूसरा है आत्मा की अमरता और मृत्यु के बाद का जीवन, जिसके बारे में वो एक बहुत ही अद्भुत मिथक, मिथ ऑफ सुनाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि प्लेटो कवियों और कलाकारों को अपने आदर्श राज्य से बाहर क्यों निकाल देना चाहते थे, कुछ खास शर्तों के साथ? और क्या आत्मा सच में अमर है, और अगर हाँ, तो मृत्यु के बाद उसका क्या होता है? इन रहस्यों से पर्दा उठेगा हमारे अगले और अंतिम अध्याय में। तो इस रोमांचक सफर के आखिरी चरण के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि प्लेटो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाले हैं जो हमारी कल्पना से भी परे है। अध्याय नंबर 10, कला की सच्चाई और मृत्यु के बाद का सफर। दोस्तों, हम प्लेटो के द रिपब्लिक की इस लंबी और ज्ञानवर्धक यात्रा के अंतिम चरण पर आ पहुंचे हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे प्लेटो ने यह साबित किया कि न्याय अन्याय से हर हाल में बेहतर है, और एक न्यायप्रिय व्यक्ति ही सच्चा सुख पाता है, जबकि अन्यायी तानाशाह अपनी आत्मा में सबसे दुखी और गुलाम होता है। ऐसा लगता है कि सुकरात ने अपनी बात पूरी कर दी है, लेकिन प्लेटो 2 और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात कहना चाहते हैं, जो उनके आदर्श राज्य और न्याय की पूरी तस्वीर को मुकम्मल करते हैं। पहला मुद्दा है कला और कविता, आर्ट एंड पोएट्री की भूमिका, और दूसरा है आत्मा की अमरता, इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल, और मृत्यु के बाद का जीवन। पहले बात करते हैं कला और कविता की। आपको याद होगा, अध्याय 3 में जब हम रक्षकों की शिक्षा की बात कर रहे थे, तो प्लेटो ने कहा था कि कवियों और कहानीकारों पर नियंत्रण होना चाहिए, और उन्हें सिर्फ वही रचनाएं करनी चाहिए जो सद्गुणों को उन्नत करें। अब द रिपब्लिक के इस अंतिम भाग में प्लेटो कला, खासकर अनुकरणात्मक कला, इमिटेटिव आर्ट, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला और नाटक की और भी तीखी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी कला सत्य से 3 गुना दूर होती है। ये सुनकर जरा सा अजीब लगता है ना? कला तो सत्य और सुंदरता को दर्शाने का माध्यम मानी जाती है, लेकिन प्लेटो का तर्क समझिए। वो कहते हैं कि असली सत्य तो विचारों की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में है। जैसे पलंग का असली विचार, द फॉर्म ऑफ बेड, एक ही है, शाश्वत है, और उसे भगवान ने बनाया है एक दार्शनिक अर्थ में। फिर एक कारीगर उस विचार को देखकर एक वुड का पलंग बनाता है। ये पलंग उस असली विचार की नकल है, यानी सत्य से एक कदम दूर। अब एक चित्रकार उस वुड के पलंग को देखकर उसकी तस्वीर बनाता है। ये तस्वीर उस वुड के पलंग की भी नकल है, यानी ये असली विचार से 2 कदम दूर हो गई, या यूं कहें कि ये नकल की भी नकल है। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि चित्रकार या कवि जो रचना करते हैं,
वो सत्य से बहुत दूर होती है। वो सिर्फ सतही दिखावे अपीयरेंसेस को थामती है, असलियत को नहीं। इसके अलावा प्लेटो का एक और अहम आरोप यह है कि कला हमारी भावनाओं को, खासकर आत्मा के निचले हिस्सों जैसे इच्छाएं और मनोभाव को भटकती है और विवेक रीजन को कमजोर करती है। जब हम कोई दुखद नाटक देखते हैं तो हम नायकों के साथ रोते हैं, उनकी पीड़ा को महसूस करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि ये हमारी आत्मा के तर्क संगत हिस्से को दबा देता है और हमें भावुक और कमजोर बनाता है। एक आदर्श नागरिक को, खासकर रक्षकों को, तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, न कि उनमें बह जाना चाहिए। कला हमें सच्चाई से दूर ले जाकर भ्रम में डालती है और हमारी आत्मा के संतुलन को खराब करती है। इसलिए प्लेटो अपने आदर्श राज्य में ज्यादातर कवियों और कलाकारों को, खासकर जो सिर्फ मनोरंजन या भावनाओं को भड़काने वाली कला रचते हैं, कोई स्थान नहीं देना चाहते। हाँ, वो उन कवियों को स्वीकार कर सकते हैं जो देवताओं और नायकों के अच्छे गुणों का गान करें और राज्य के लिए उपयोगी हों। ये विचार आज भी बहुत विवादास्पद है। कई लोग मानते हैं कि कला तो मानव अनुभव का एक जरूरी हिस्सा है। वो हमें सहानुभूति सिखाती है, हमारी कल्पना को जगाती है और समाज का आईना होती है। प्लेटो की कला की यह कठोर आलोचना शायद उनके समय की कुछ खास परिस्थितियों से भी प्रभावित हो, जहां कुछ कवि और नाटककार शायद गैर जिम्मेदाराना ढंग से समाज को प्रभावित कर रहे हों। लेकिन उनकी ये चिंता आज भी महत्वपूर्ण है कि कला का समाज पर क्या प्रभाव होता है और क्या कलाकारों की भी कोई नैतिक जिम्मेदारी होती है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे रहस्यमयी विषय पर, आत्मा की अमरता और मृत्यु के बाद का जीवन। प्लेटो का मानना था कि आत्मा अमर है, वो शरीर के मरने के बाद भी जिंदा रहती है। इसे साबित करने के लिए वो कई तर्क देते हैं, जैसे कि आत्मा अपने स्वभाव से ही दिव्य और अविनाशी है। लेकिन सबसे प्रभावशाली ढंग से वो इस बात को एक कहानी, एक मिथक के जरिए समझाते हैं। एयर का मिथक, द मिथ ऑफ एयर। एयर आर्मेनियस नाम का एक बहादुर सैनिक था जो एक युद्ध में मारा जाता है। 12 दिन बाद जब उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रखा जाता है तो वो अचानक जिंदा हो उठता है और फिर वो बताता है कि उसने मृत्यु के बाद की दुनिया में क्या क्या देखा। एयर बताता है कि मरने के बाद आत्माएं एक खास जगह पर पहुंचती हैं जहां उनके कर्मों का हिसाब होता है। न्यायप्रिय आत्माओं को स्वर्ग जैसे इनाम मिलते हैं और अन्यायी आत्माओं को नरक जैसी सजाएं। लेकिन ये इनाम और सजाएं हमेशा के लिए नहीं होती। एक निश्चित समय के बाद सभी आत्माओं को दोबारा जन्म लेने का मौका मिलता है और यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। आत्माओं को अपनी पसंद का अगला जीवन चुनने का मौका दिया जाता है। उनके सामने हर तरह के जीवन के नमूने रखे जाते हैं। राजा का जीवन, गरीब का जीवन, जानवर का जीवन, पक्षी का जीवन, कलाकार का जीवन, दार्शनिक का जीवन, यहाँ तक कि तानाशाह का भी जीवन। और ज्यादातर आत्माएं बिना सोचे समझे अपने पिछले जीवन के अनुभवों या अपनी अधूरी इच्छाओं के आधार पर अपना अगला जीवन चुन लेती हैं। जैसे कोई महान योद्धा जिसने बहुत दुख झेले हों, वो शायद एक जानवर का शांतिपूर्ण जीवन चुन ले, या कोई ऐसा व्यक्ति जो पिछले जन्म में बहुत गरीब रहा हो, वो शायद एक अमीर लेकिन अन्यायी राजा का जीवन चुन ले, बिना ये सोचे कि उसके क्या परिणाम होंगे। एयर देखता है कि ओडिसियस जैसा बुद्धिमान नायक जो अपने पिछले जीवन में बहुत भटक चुका था, वो एक साधारण गुमनाम नागरिक का जीवन चुनता है ताकि उसे शांति मिल सके। और कुछ आत्माएं जो पिछले जन्म में बहुत शक्तिशाली या भाग्यशाली रही थीं, वो लापरवाही से ऐसा जीवन चुन लेती हैं जो उन्हें दुख और पछतावे की ओर ले जाता है। प्लेटो इस कहानी के जरिए ये कहना चाहते हैं कि हमारा अगला जीवन कैसा होगा, ये हमारे अपने चुनाव पर निर्भर करता है और ये चुनाव हमारी बुद्धि और हमारे चरित्र से प्रभावित होता है। जिसने इस जीवन में ज्ञान और सद्गुण का अभ्यास किया है, वो अगले जीवन के लिए भी बुद्धिमानी से चुनाव करेगा। एयर की कहानी ये भी बताती है कि न्याय का फल सिर्फ इसी जीवन में नहीं बल्कि अगले जीवन में भी मिलता है और अन्याय की सजा भी मिलती है। इसीलिए हमें हमेशा न्याय और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि यही हमारी आत्मा के लिए सबसे अच्छा है, इस जीवन में भी और इसके बाद भी। ये मिथक एक तरह से पूरी रिपब्लिक का सार प्रस्तुत करता है कि जीवन का असली उद्देश्य अपनी आत्मा को जानना, उसे शुद्ध करना और ज्ञान तथा न्याय के मार्ग पर चलना है। तो दोस्तों, प्लेटो की द रिपब्लिक की ये यात्रा यहाँ समाप्त होती है। हमने न्याय की खोज से शुरुआत की, एक आदर्श राज्य का सपना देखा, दार्शनिक राजा से मिले, गुफा के अंधेरे से बाहर निकले,
अच्छाई के विचार की रोशनी को महसूस किया, आदर्श राज्य का पतन देखा, अन्याय का दुख और न्याय का सुख समझा, कला पर बहस की और अंत में एर के साथ मृत्यु के बाद की दुनिया का एक अद्भुत सफर किया। ये किताब सिर्फ एक राजनीतिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला सिखाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं और हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई होगी और प्लेटो के इन गहरे विचारों को समझने में आपको मदद मिली होगी। ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2500 साल पहले थे। तो चलिए इन विचारों पर मनन करें और कोशिश करें कि हम अपने जीवन में और अपने समाज में कुछ और न्याय, कुछ और ज्ञान और कुछ और अच्छाई